Hello, good afternoon, students. Again, welcome you all on Textbook Super Coaching. This is me, Kiran, your political science faculty. And yes, how are you all? कैसी रही आपकी होली? बढ़िया? चलो. Keep joining the session and जो स्टूडेंट्स जुड़ जाएं. हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड इवनिंग लिखते जाएं कमेंट सेक्शन में, यानी कि अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं. तो आज का गेस करेंगे क्या है टॉपिक? चलो मैं बता देती हूँ. पहले तो ये मेरी यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है. 3:30 बजे सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे हम लोग मिलते हैं. कल होली थी तो नहीं मिले, आज सैटरडे वी आर हियर. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो. एंड ये है हमारा आज का टॉपिक, स्पेशल रिविजन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की एक स्पेशल रिविजन दोराही क्या बोलेंगे हिंदी में, जो है वो हम कर रहे हैं व्हाट्सएवर. ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है. जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्लासेस की लिंक अवेलेबल हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं. एंड ये लिंक है, जिसको QR कोड से ना मिले तो वो लिंक से भी ज्वाइन कर सकता है. क्लियर? शुरुआत करते हैं. तो पहले तो जो है वो चलो ये मिक्स रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन मिक्स रहेगा ये राउंड. ठीक है. पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद जो होता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसको लेके एक स्टेटमेंट देखो और फिर मैं इसकी थ्योरी भी आपको बताऊंगी. एंड 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है विच इज राइट. इट इज ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन टेक्निक्स इन पॉलिटिकल स्टडीज. इट अटेंड, राजनीतिक अध्ययन में तकनीक पर अधिक जोर देता है. यह समसामयिक समाज के संकटों और चुनौतियों पर ध्यान देता है. इट ट्राइज टू मेक पॉलिटिकल साइंस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर यूटिलिटेरियन. एंड इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिज्म. क्या ये मूल्य तटस्थता के विचार का समर्थन करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की बात हो रही है. ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन देखे करेक्ट पूछा गया है. ठीक है, पहले ये देख लो फिर उसके बाद में जवाब देना. एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड इग्नोर्स द वैल्यू, ये है व्यवहारवाद. अगर देखो मैं इसकी बात करूं तो B एंड C स्टेटमेंट ठीक आएगा. चलो मैं बता ही देती हूँ, मुझसे भी रहा नहीं गया. क्राइसिस एंड चैलेंजेस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवहारवाद के अंदर कुछ लूपहोल्स है, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद आया. और व्यवहारवाद जो बिहेवियरलिज्म है दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस एंड फैक्ट्स के बेस्ड पे था वो कंप्लीटली, इसीलिए उसमें वो लूप होल थे. उत्तर व्यवहारवाद आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसने साइंस और वैल्यू दोनों को बोला, कॉम्बिनेशन की बात की. ये वैल्यू तटस्थता की बात नहीं करता है, ये दोनों को जोड़ने की बात करता है. तो B, C जो है वो इसका ऑप्शन आएगा. ठीक है, तो अब देख लेते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या डिफरेंस है. इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट, तो व्यवहारवाद आया पहले मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंदर. फैक्ट पे, साइंस पे ज्यादा बेस्ड था ये. एंड इग्नोर द वैल्यू, और जो मूल्य थे, ठीक है, कि व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, उसको ये इग्नोर इसने करना शुरू किया कि जो चीज हम देख सकते हैं वही रियलिटी है. जबकि उत्तर व्यवहारवाद ये तथ्य और मूल्य बोलता है. तथ्य तो चलो ठीक है, बट हम मूल्यों को भी दरकिनार नहीं कर सकते. हमें सोसाइटी कैसे चाहिए वही तो हमें एस्टेब्लिश करना है, तो वो चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसने कहीं ना कहीं दोनों चीजों पे जो है वो दोनों को स्वीकार किया. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंकर है चार्ल्स मरियम और डेविड ईस्टन, जिन्होंने 1985 यानी कि वही मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो टाइम फेज था उसी टाइम फेज पे ये विचार विकसित हुआ. डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद के विचारक थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं उसमें वो कमी नजर आई. देन लेटर ऑन उन्होंने ही 1969 के अंदर, 1969 के अंदर डेविड ईस्टन ने ही टू एड्रेस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन 1969 ये आइडिया जो है वो दिया, उत्तर व्यवहारवाद 1969. तो आपको ईयर याद रखना है. डिफरेंस समझ में आ गया. ये कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड बात करता है, वो फैक्ट एंड वैल्यू दोनों की बात करता है. बिहेवियरलिज्म एज एन इंटेलेक्चुअल रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच. मैंने आपको ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कराया, वो क्लास आप देखेंगे तो आपको वैसे समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि जो शास्त्रीय उदारवाद था, जहाँ पे प्लेटो, एरिस्टोटल जो नॉर्मेटिविज्म की बात करते थे, उसके अगेंस्ट जो था ये आइडिया अमर्ज हुआ, उसके खिलाफ ये आइडिया अमर्ज हुआ. और ये जो था ये व्यवहारवाद में सुधार करते हुए ये आया कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के टाइम फेज में. ठीक है, देन क्लेम्स दैट प्योर साइंस एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स हैज ग्रेटर रोल.
कि उन्होंने क्या बोला कि कंप्लीट विज्ञान, यानी कि मूल्य कुछ होता ही नहीं है, कैसा समाज को होना चाहिए, क्या मूल्य, गुड बैड राइट, कुछ नहीं होता है। सत्य, परम सत्य वही है जिसको आप छू के महसूस कर सको, जिसको आप अनुभव के आधार पे महसूस कर सको, जिसको आप देख सको, जो विज्ञान पे आधारित जो है वो प्रूफ किया जा सके, ठीक है, वही क्या है, वही परम सत्य है। ये इसने बात बोली। और इसने क्या कही कि जो है वो चलो विज्ञान वगैरह तो ठीक है, बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल जो हम सोचते हैं, मनुष्यों का रोल कहाँ रहेगा। फिर हम जब चीज़ें देखेंगे, साइंस बेस्ड देख लिया, एनालाइज कर लिया, तो हम भविष्य की अजम्पशंस लगा सकते हैं ना। हम उसमें अगर कुछ चेंज है, कुछ खामियां हैं, उसको कैसे बदलाव किया जा सकता है, उस खामी को कैसे हटाया जा सकता है, इसी में तो इंटेलेक्चुअल्स का रोल है। तो वो जो है वो उस रोल पे इम्पॉर्टेंट एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। अब ये काम करने के लिए मेथड को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है, कि मेथड यानी कि किसी भी काम करने का तरीका क्या है, वो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम्पेरिकल एस्पेक्ट, एम्पेरिकल है अनुभवजन्य, यानी कि जो चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके थ्रू जो चीज़ हम फील कर सकते हैं वही असली सत्य है। जबकि ये बोलते हैं कि चलो एम्पेरिकल मेथड तो ठीक है, ठीक है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, साइंस के समझ से परे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये उन मेथड्स पे भी फोकस करता है। अविश्वसनीय पहलू जो साइंस नहीं समझ सकता, जिन पे विश्वास ही नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है, या जो चीज़ें हम महसूस करके नहीं फील कर सकते, तो इसने उन तरीकों पे ज़्यादा जोर दिया, यानी कि थ्योरी, सिद्धांत। देन इसने प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को ज़्यादा, नेचुरल साइंस यानी कि जैसे जीव, कीट, विषाणु, हम जो प्रकृति जैसे काम करती है उस पर ज़्यादा फोकस किया। और इसने सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, अब सोशल साइंस कैसा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है जहाँ पे हम जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारी जेंडर इक्वलिटी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसने सामाजिक, सोशल, प्राकृतिक विज्ञान तो ठीक है क्योंकि वो साइंस बेस्ड है। अब बट सारी चीज़ें प्रकृति पे आधारित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है प्राकृतिक विज्ञान तो, ठीक है, डार्विन की थ्योरी है कि जो फिट है वो अपने आप सर्वाइव कर लेगा, ये प्राकृतिक विज्ञान है। बट हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट छोड़ दे तो यहाँ तो आधी से ज़्यादा जनता मर जाएगी भैया। तो इसीलिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर जो है बोला गया, ठीक है। ये रचनात्मक नहीं है, यानी कि ये कुछ इन्वेंट नहीं कर सकता, जो साइंस के आधार पे चीज़ प्रूफ हो गई वही सत्य है। ये अपना कुछ इंसान इसके अंदर इनपुट दे ही नहीं सकता है, तो इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी इसके अंदर। जबकि क्या बात की गई है, सॉरी, इट इज़ क्रिएटिव एंड इज बैक्ड बाय क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी। अब हमने साइंस पे आधारित चीज़ों का मूल्यांकन तो किया, एनालिसिस किया, बट उन चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वहीं तो इंसान की क्रिएटिविटी आएगी ना। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि हम चलो साइंस आधार सीख ले, बट उसका मोटिव क्या, मोटिव तो ये ना एक अच्छा समाज कैसे बनाए, और वो तो हम अपने इंटेलेक्ट से ही बना सकते हैं, वो साइंस तो नहीं बता सकता ना आपको, ठीक है। इसने यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि एक रूपता में विश्वास, कि हर मनुष्य एक ही तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि हर मनुष्य के, हर जगह के मनुष्य एक जैसे। जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है, आपका कल्चर मैटर करता है, वैल्यू मैटर करती है। आप कहीं पे पश्चिम में बड़े हुए हो, आप गांव में बड़े हुए, आप शहर में बड़े हुए हो, आप अविकसित देश में पैदा हुए, जैसे आपकी परिस्थितियां वो आपको गढ़ती हैं, आपके चरित्र को गढ़ती हैं, आपके कैरेक्टर, आपकी सोच को गढ़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर मनुष्य में विविधता, हर मनुष्य एक तरीके से नहीं सोचता, हर मनुष्य का सोचने का तरीका अलग है, हर मनुष्य की संस्कृति अलग है। तो ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंस देखा गया। अब इसमें जो चीज़ से हम विज्ञान के आधार पे जिस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं वही सत्य है। और इसने बोला कि हर चीज़ को प्रूफ करना इतना इजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो प्रूफ करने से भी बियॉन्ड है, बिकॉज सामाजिक जो न्याय, समानता, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, जटिल है, और इनको समझना, इनको प्रूफ करना इतना आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, रिजीम टाइप दिया गया है और उसकी विशेषताएं दी गई हैं, शासन का प्रकार और उसके फीचर्स, लिबरल डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म एंड पैट्रिमोनियल। चलो इसका सही जवाब होगा ए, पैट्रिमोनियल, पैतृकवादी, जहां पे शासक जो है वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के सबकी संपत्ति पे दावा करे, ठीक है। और उदार लोकतंत्र है संस्थागत विखंडन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हर काम के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन होगा।
जबकि ऑथोरिटेरियनिज्म, ये शायद मैंने आपको कराया भी है कुछ क्लास पहले कि ऑथोरिटेरियनिज्म, निरंकुशवाद और टोटलिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो शासक होगा वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी हो सकता है और उसको लोगों की लेजिटिमेसी भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का भागीदारी हो कुछ शासन के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, बिल्कुल ठीक है। तो पब्लिक हैज लिटिल और नो रोल इन सिलेक्टिंग लीडर्स। जबकि अधिनायकवाद, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती देश के। तो ये क्या है, मोनोपोली ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि आप हर चीज़ पे, संपत्ति, सोसाइटल, राजनीतिक, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे शासक का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम टाइप से ये सारे के सारे जो टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म होता है, तो नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां, ठीक है, जो लोकतांत्रिक नहीं है, तो दोनों उसी के अंदर आते हैं, अधिनायकवाद भी और निरंकुशवाद भी, ठीक है। इसको बोलेंगे निरंकुशवाद और इसको बोलेंगे अधिनायकवाद, ठीक है। अब ये क्या है, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि साम्यवादी अधिनायकवाद, जिसके अंदर यूएसएसआर के अंदर स्टालिन आ गया, एंड देन ये बाकी जो भी कंट्रीज आ गई। ये हो गया फासिस्ट। कम्युनिस्ट तो हो गया जो समाज में अल्टीमेटली समानता लाने की बात करता है, ठीक है। और फासिस्ट रेजिम क्या हो गई, फांसीवादी हो गया, जो अपने कल्चर, नस्ल, जाति को आधार बना के जो है वो दूसरी जाति के लोगों को कुछ मानते नहीं और उनका खात्मा करने पे तुले होते हैं, जैसे इटली और जर्मनी के अंदर हुआ था, ठीक है। वहीं अथॉरिटेरियनिज्म, निरंकुशवाद की बात आ जाए तो तीन प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का निरंकुशवाद हो, सैन्य भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वो भी उसी का हिस्सा है कि लोगों की लेजिटिमेसी है उसको, बट सैन्य शासन है वहाँ पे। ब्यूरोक्रेटिक, जहाँ पे प्रशासन जो होता है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसका शासन हो, जैसे एग्जाम्पल ब्राज़ील, चिले, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। देन सेना का जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, ठीक है, वो म्यांमार वगैरह हो गया और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सेना का शासन है, लोकतंत्र नहीं है। देन हो गया पैट्रिमोनियलिज्म। पैट्रिमोनियलिज्म होता है जैसे जो शासक राजा हो गए, चर्च हो गया जहाँ पे उनका रूल होता है, ठीक है, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च हो गया, दलाई लामा जो लीडर हो गए, उनका रूल, ठीक है। तो ये इस टाइप के प्रकार हैं। अब सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, तुलनात्मक राजनीति के अंदर ओल्ड मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन पढ़ते हो, नव सामाजिक आंदोलन पढ़ते हो, तो पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस है कि पुराने वाले हैं जो वो कास्ट आधारित हो गए, जो पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, उनका काम करने का तरीका भी अलग है। नए सामाजिक आंदोलन क्या है, ये 1970-80 के दशक के बाद उभरे हैं, जैसे जो नए नए मुद्दे आए, महिलाओं का मुद्दा आया, पर्यावरण का मुद्दा आया, प्राइवेसी का मुद्दा आया, LGBTQI, तो ये इनको लेके जो भी आंदोलन हुए हैं ये 1970-80 के दशक के बाद हुए, उनको हम नव सामाजिक आंदोलन में पढ़ते हैं। अब ये आपके तुलनात्मक राजनीति के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड बुक्स आपकी पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स, द सोशल मूवमेंट्स रीडर, केसेस एंड कॉन्सेप्ट्स, एडिटेड बाय जेफ गुडविन एंड जेम्स एम जेस्पर। द सोशल मूवमेंट, केसेस एंड कॉन्सेप्ट, आई एम सॉरी इनके इंग्लिश में ही नाम है, आपको इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे। देन सोशल मूवमेंट, चार्ल्स टिली ने ये पुस्तक लिखी है। फ्रेम्स ऑफ प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट एंड द फ्रेमिंग पर्सपेक्टिव, ये हैंक जॉनस्टन और जॉन नॉक्स द्वारा लिखी गई। कंटेंशियस पॉलिटिक्स, चार्ल्स टिली, सिडनी टैरो ने लिखी है। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स इन अमेरिका, डेविड मायर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी एंड द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ये मायर, जाल्ड एंड जॉन मैकार्थी। सोशल मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन, ये डेला पोर्टा एंड मारियो डाइनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब पावर एलीट थ्योरी, शक्ति सिद्धांत पढ़ते हैं हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर, अभिजात्य शक्ति का सिद्धांत, अभिजात वर्ग, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रॉबर्ट मिशेल, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। हाँ जी, ही बिलोंग्स टू इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिसिज्म, ठीक है। बी इसके करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ, तो ओलिगार्की, देखो ये इटालियन स्कूल से है, ये बात सत्य है। ओलिगार्की इज प्रिवलेंट इन एवरी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।
तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो वो बोलते हैं कि जो कुलीन तंत्र है ना, अल्प तंत्र जो है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो प्रिवेलेंट हो सकता है। इज एविटेबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना जो है वो निश्चित नहीं है, अपरिहार्य नहीं है। सिर्फ ये नहीं बोलते, बोलते कि हर काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में होना सुनिश्चित है। इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर कंसंट्रेट्स इन द हैंड ऑफ फ्यू, कि चाहे कोई भी शासन हो, कोई भी प्रकार का रिजीम हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, किसी भी प्रकार का, वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अल्पतंत्र में बदल जाएगा। लास्ट में शासन जो है, जैसे अभी लोकतंत्र में देख लो क्या हो रहा है, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी के कुछ कोर लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, फैसला उन्हीं के हाथ में होता है, वही फैसला लेते हैं। तो कोई भी शासन हो, वो अंत में जो है वो शक्ति जो है वो हैंड्स ऑफ फ्यू, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में वो शक्ति केंद्रित रहती है। अच्छा, कल होली है, सबने सेलिब्रेट की है, बट गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, होली का जो आपका सेल था, दैट सेल हैज़ बिन एक्सटेंडेड। वो अब कल रात यानी कि 16 मार्च रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो वो ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अगेन कौन कौन से कोर्सेज के लिए? पॉलिटिकल साइंस में देर आर इन टोटल 4 कोर्सेज, जो कि DSSS, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 की लाइव क्लासेज आप लोगों की ली जाती हैं, एंड UPPGT का पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, जहाँ पे 4:30 बजे मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ। देन आपका BPSC, जो भी स्टूडेंट BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है वो चाहते हैं PGT शिक्षक लगना राजनीतिक विज्ञान के अंदर, उनके लिए भी जो है वो देयर इज ऑफर। फिर उसके बाद में राजस्थान RPSC की भी जो स्टूडेंट चाहते हैं PGT का एग्जाम क्लियर करें, उसके लिए भी जो है वो पेड कोर्स है आपका, सारे जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, दोनों पेपर कवर किए जाएंगे, पैटर्न सिलेबस के हिसाब से क्लासेस ली जाएंगी, एंड दे वुड बी क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लासेस दोनों लैंग्वेज में होंगी। बट व्हाट्स द ऑफर? ऑफर है ये कि जो आपका अभी 13 मार्च तक जो ऑफर था, उसको इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 16 मार्च, यानी कि कल रात तक बढ़ा दिया गया। जो स्टूडेंट चाहते हैं इसमें एनरोल होना, देर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स, वो कूपन कोड लगा सकते हैं। ये कूपन कोड है किरण मलिक। अभी आपको नॉर्मल प्राइजेस हो सकता है दिख रहे हो, बट आप जैसे कूपन कोड लगाएंगे आपको प्राइजेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कल रात तक ही ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। हाँ जी, रॉबर्ट मिशेल की बात कर रहे थे, तो ही वॉज अ जर्मन बोर्न सोशलिस्ट, ठीक है। जर्मन में पैदा हुए थे, बट बाद में इटली में शिफ्ट हो गए थे, इटावली समाजशास्त्री थे, और ये उनकी पुस्तक का नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1911 के अंदर। मिशेल ने अलग अलग तरीके की राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन किया, और उसके हिसाब से उसने राजनीतिक पार्टियों को जो है वो कैटेगराइज भी किया है, उनका मूल्यांकन किया है। And after that he came to conclusion that oligarchy ruled by few is prevalent in every kind of political party, कि किसी भी तरीके की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे अपने आप को जितना मर्जी लोकतांत्रिक, चाहे साम्यवादी हो, चाहे सेल बेस्ड हो, ब्रांच टाइप हो, चाहे कुछ भी पार्टी हो, वो अंत में क्या होगा कि जो उसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ ही लोगों का होता है, वो शासन कुछ ही लोगों के लिए रह जाता है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं इसीलिए, ठीक है। क्या बात करते हैं? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के, ओलिगार्की कुलीन तंत्र का ये आयरन लॉ है, नियम ही ये है कि कोई भी पार्टी वो अंत में जो है वो ओलिगार्की में चेंज हो ही जाएगी। ये इन्होंने ये दिया आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। प्रेजेंटेड दैट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कितनी भी लोकतांत्रिक हो, चाहे कोई भी संगठन और कितना लोकतांत्रिक अपने आप को बोले, अंत में वो कुलीन तंत्र में तब्दील हो जाता है, ठीक है। Michael addressed the application of this law to representative democracy and stated who says organization says oligarchy. Who says यानी कि जैसे आप किसी भी संगठन बोलोगे, संगठन होता क्या, कुछ कोई तो लीडर होगा ना उसको चलाने वाला, तो जैसे ही आप संगठन बोलोगे उसका मतलब अपने आप क्या हो गया, ओलिगार्की, यानी कि रूल ऑफ डिसीजन टेकन बाय फ्यू, ठीक है, कुछ ही लोगों द्वारा। उन्होंने इसको जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसकी आलोचना करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, कि चाहे लोकतंत्र हो चाहे साम्यवादी देश हो, कोई भी देश हो, वो अंत में क्या होता है, अभिजात वर्ग के छोटे वर्ग के हाथों में ही सत्ता केंद्रित हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने देख लो, साम्यवादी पार्टियों में भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लोकतांत्रिक पार्टी रही है, उनके अंदर भी ऐसा ही होता है, अभी भी है वहाँ पे, चाहे किसी भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, वहाँ पे ये रूल है और ये बात सच भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आयरन लॉ है, लोह कानून है कि कोई भी शासन हो वो उसमें तब्दील हो ही जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, केनेथ ऑर्गेन्सुई, जल्दी से करेंगे।
ने राजनीतिक विकास के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। पहले क्या बोलते हैं, देन क्या बोलते हैं, आप ये देखेंगे। औद्योगिकीकरण, एबंडेंस यानी कि प्रचुरता, राजनीतिक एकीकरण या राष्ट्रीय कल्याण। तो इसको स्टेजेस में लगाना है आपको ऑर्गेन्सुई के हिसाब से। हाँ जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी यानी कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा पहले, देन औद्योगिकीकरण होगा, उसके बाद में नेशनल वेलफेयर होगा एंड देन प्रचुरता आएगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस भी है, तो इस हिसाब से वो राजनीति बोलते हैं। कोई भी कंट्री उसका राजनीतिक विकास जो है वो इसी तरीके से होगा। केनेथ ऑर्गेन्सक्वी के राजनीतिक विकास पे ये विचार हैं, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन क्या है, पहले क्या होगा, राजनीतिक एकीकरण, जहां पे राज्य जो है वो, उनकी बुक का नाम याद रख लीजिए, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राज्य के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। सबसे पहले सत्ता का केंद्रीकरण होगा, उसके बाद में आर्थिक विकास के बारे में सोचा जाएगा। आर्थिक विकास जब हो जाएगा फिर जो है वो समानता की बात की जाएगी, सामाजिक समानता की, राष्ट्रीय कल्याण की बात की जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में प्रचुरता की बात की जाएगी, यानी कि पहले बेसिक चीजें मिल जाएं लोगों को, उसके बाद में फिर भौतिक समृद्धि, बाद में जीडीपी कैसे बढ़ाना है और चीजों को कैसे वो करना है। तो हर कंट्री को जो है वो इस हिसाब से, इस राजनीतिक विकास इस तरीके से होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स हैं। डेविड ईस्टन की ब्लैक बॉक्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं, मैंने बार बार क्लासेस में किया है शायद, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। ये 4 जो है वो 8 जो मान्यताएं देते हैं, इनकी सीरीज आपको याद रखनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। रेगुलरिटीज, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, यानी कि नियमितताएं होनी चाहिए राजनीतिक प्रोसेस, प्रक्रियाओं के अंदर, और तकनीक होनी चाहिए, प्रमाणीकरण, उन प्रक्रियाओं का प्रमाणीकरण होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, सत्यापन, मूल्य मुक्त होनी चाहिए, व्यवस्थीकरण, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ठीक है, तो डेविड ईस्टन का शायद मुझे लगता है ब्लैक बॉक्स थ्योरी सबने पढ़ा होगा, सबको ये चीज़ पता होगी, तो टाइम के लैग के चलते मैं इतना डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगी। और डेविड ईस्टन की ये जो थ्योरी है ये कब आई है, जैसे मैंने अभी बताया था, उत्तर विवादवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जो कि उन्होंने 1969 के अंदर दिया। ठीक है, ये उनकी पुस्तक का नाम है, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। देन आलमंड एंड वर्बा सिविक कल्चर की बात करते हैं। सिविक कल्चर में मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको पढ़ाया था कि सिविक कल्चर क्या होता है, जहाँ पे लोगों के बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स क्या है टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स, तो वो उसको मैटर करता है। ये 3 दिशाओं की बात करते हैं, संज्ञानात्मक, प्रभावी और मूल्यांकनात्मक। ठीक है, इवैल्यूएटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव। 3 तरीके के लोग जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं को 3 नजरियों से देखते हैं। पहला संज्ञानात्मक, प्रभावी एंड मूल्यांकन, यानी कि उसका मूल्यांकन। 3 तरीके के पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया कि लोग अवेयर भी हैं राजनीतिक प्रक्रियाओं से, क्या है क्या नहीं राजनीति के बारे में, और पार्टिसिपेट भी करते हैं। सब्जेक्ट कल्चर, जहाँ पे अवेयर तो हैं लोग बट पार्टिसिपेट नहीं करते। और पैरोकियल कल्चर हो गया जो ट्रेडिशनल, जहाँ पे लोगों को राजनीति के बारे में कुछ पता ही ना हो। ठीक है, दैट इज पैरोकियल कल्चर। ये उनकी पुस्तक का नाम है, सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। ठीक है, ये फिर जो है वो आलमंड एंड कॉलमन, जो कि इंटरेस्ट ग्रुप, जो हितकारी समूह है, उनका वर्गीकरण करते हैं इन 4 पार्ट में। संस्थागत हित समूह जो हो गए, जो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं। सहयोगी हित समूह, एनोमिक हित समूह हो गए, जो एकदम से किसी इंस्टेंट डिमांड, इंस्टेंट रीजन की वजह से जो है वो पनपते हैं। एंड नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, ये इनकी पुस्तक का नाम है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, 1960। देन आलमंड एंड पोवल जो है वो स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, यानी कि कोई भी राजनीति है उसको समझने के लिए आपको ये देखना है वहाँ के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, दैट यू नीड टू सी। ये इनपुट फंक्शन की बात करते हैं, जैसे अगेन डेविड ईस्टन के ब्लैक बॉक्स की तरह ही इनपुट जाएगा यहाँ से सोसाइटी से, यहाँ पे होगा पॉलिटिकल प्रोसेस, ये आएगा आउटपुट बाहर। ठीक है, और यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आएंगी, पॉलिसीज, रूल मेकिंग। देखो ये तीनों, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, यानी कि नियम बनाना, नियम लागू करना और नियमों को निरस्त करना फीडबैक मिलने के बाद में, ये तीनों चीजें क्या है, ये आएंगी आउटपुट के अंदर। ठीक है, और इनपुट में क्या आएगा, राजनीतिक समाजीकरण, लोगों को राजनीति के बारे में जागरूक करना, उनकी रुचि को बाहर निकालना, किस चीज़ में रुचि, किस तरीके की डिमांड चाहते हैं, किस तरीके की नीतियाँ चाहते हैं, क्या पॉलिसीज चाहते हैं, एंड उनको एक जगह पे लेके आना और उसको जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनेताओं, पॉलिटिकल पार्टीज तक उसको पहुंचाना। ये उनकी पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे।
सो ये थी आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक क्विक छोटी सी क्रिस्प सी रिविजन, एंड उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ये छोटी छोटी इस तरीके के शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बना लो, एग्जाम टाइम में बहुत काम आते हैं बुक्स के नाम एंड इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो भी स्टूडेंट्स, अगेन सेल इज़ लाइफ, जो चाहते हैं स्टूडेंट्स एनरोल कराना BPSC, RPSC, DSSB, UPPGT किसी भी कोर्स में, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। कल रात तक के लिए अपने आप को है उनके लिए ये सेल अवेलेबल, एनरोल करा सकते हैं। And thank you. We will meet in the next class on Tuesday at 3:30. Till then, keep watching, keep learning. Thank you. These are the timings of my free YouTube classes. जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड टेलीग्राम चैनल को भी, बिकॉज वहीं पे आपको क्लासेस के लिंक एंड नोटिफिकेशंस मिलते हैं। थैंक यू।